दोस्तों, चुनाव खत्म हो गया। उस नतीजे का तमाम तरह के लोगों ने अपने अपने हिसाब से विश्लेषण किया। तो क्या ये मामला खत्म हो गया? क्या इन नतीजों के, चुनाव के नतीजों के समाज पर, हमारे देश पर दूरगामी परिणाम पड़ेंगे? और इन नतीजों पर अलग अलग वर्ग के लोग क्या कहते हैं, इसका एक उदाहरण देखने को मिला नसरुद्दीन शाह। जी हाँ, बॉलीवुड एक्टर नसरुद्दीन शाह के एक इंटरव्यू में। दोस्तों, करण थापर, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर के इंटरव्यू में उन्हें पानी पिला दिया था, उन्होंने इंटरव्यू किया नसरुद्दीन शाह का। नसरुद्दीन शाह न केवल एक बेहतरीन कलाकार है, मतलब बेजोड़ एक्टर हैं, नेशनल अवार्ड विनर एक्टर हैं, बल्कि उन एक्टर्स में से हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में मोदी सरकार को लगातार आईना दिखाया है। जब बड़े बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जैसे सो कॉल्ड सदी के महानायक मोदी जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए, तब दोस्तों, तब उस दौर में भी नसरुद्दीन शाह लगातार प्रधानमंत्री मोदी के बयानों को लेकर उनकी आलोचना कर रहे थे और बीजेपी सरकार की नीतियों को लेकर, खास तौर पर सांप्रदायिक राजनीति जो बीजेपी करती है उसको लेकर आलोचना बीजेपी की करती रहे। तो इस चुनाव के आगे क्या परिणाम पड़ेंगे समाज में, इसको लेकर करण थापर ने नसरुद्दीन शाह के साथ इंटरव्यू किया। क्योंकि नसरुद्दीन शाह सिर्फ एक एक्टर नहीं है, बौद्धिक तौर पर अगर आप कहें या इंटेलेक्ट के आधार पर बोले तो एक एक्टर से कहीं ज़्यादा है वो, और एक नागरिक के तौर पर भी उन्होंने देश का एक लंबा दौर देखा है, कई सरकारों को आते जाते देखा है। तो इन नतीजों के बारे में नसरुद्दीन शाह की राय जब करण थापर ने ली तो उन्होंने कहा, ये एक राहत की खबर थी, सिर्फ इसीलिए नहीं कि बीजेपी की सीटें कम हुई, पर इसीलिए भी कि जिस तरह विपक्ष ने खुद पर लगातार हो रहे हमलों को झेला। खड़गे ने बेहतरीन काम किया, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर इन चुनाव में राहुल गांधी रहे। वो विपक्ष के एक बेजोड़ और मजबूत नेता के तौर पर उभरे। तो नसरुद्दीन शाह कहते हैं कि राहुल गांधी विपक्ष के एक बेजोड़ नेता के तौर पर उभरे, और ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। अब तो CSDS का आंकड़ा भी कहता है कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री पद के लिए जब चुनाव के बाद लोगों से सवाल पूछा गया तो मोदी जी से ज़्यादा राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी थी। और ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है, वो उत्तर प्रदेश जहां पर बीजेपी ने इतना खराब परफॉर्म किया, मात्र 33 सीटों पर आकर इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को समेट कर रख दिया। तो सवाल ये कि क्या जो बयार उत्तर प्रदेश में बह रही है वो देश के दूसरे राज्यों में भी है। और राहुल गांधी ने जिन मुद्दों पर बात की दोस्तों, पूरा का पूरा चुनाव अंत में गया उन्हीं मुद्दों पर। अब राहुल गांधी, आप देखिए, मोदी जी लगातार मंगलसूत्र पर बात करते रहे, मोदी जी लगातार मटन मछली मुजरे पर बात करते रहे, लेकिन राहुल गांधी महंगाई पर बात कर रहे थे, बेरोजगारी पर बात कर रहे थे और संविधान पर बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था वो एक गेम चेंजर के तौर पर राहुल गांधी के लिए साबित हुआ। उसने जिस तरह से एक रोजगार को लेकर जो अंडकरण पैदा हो रहा है ना हमारे देश में, जो किसी भी जाति और संप्रदाय से ऊपर है, हर घर का बच्चा, अगर उसके घर में, उसके हाथ में डिग्री है ना, तो उसके पिता चाहे किसी भी जाति के हों, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो पिछड़े हों, चाहे वो दलित हों, चाहे वो आदिवासी हों, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, सब चाहते हैं कि बच्चा पढ़ लिख गया है तो उसकी नौकरी लग जाए। लेकिन अगर नहीं लग रही और रोजगार एक भीषण समस्या है, और उससे भी भीषण समस्या ये कि सत्ताधारी दल 10 साल सरकार चलाने के बाद उस समस्या को एड्रेस नहीं कर रहा है, और वो एड्रेस कर रहा है जो विपक्ष में है, तो उसे हाथों हाथ लिया जाएगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि लगातार पीएम मोदी मंदिर में बुलडोजर चलवा देंगे से लेकर, मंदिर में बाबरी ताला लगवा देंगे से लेकर, कांग्रेस पार्टी आई तो आपकी भैंस छीन लेगी से लेकर, राम मंदिर में ताला लगवा देगी, सारी बातें करते रहे ताकि मुद्दों से डिरेल हुए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये चुनाव मुद्दों पर ही लड़ा गया और मुद्दों पर ही जीत या हार जिसकी भी हुई है, मुद्दों पर ही हुई है। आगे एक सवाल नसरुद्दीन शाह से पूछा गया, करण थापर ने पूछा, जो सवाल हर कोई पूछ रहा है मोदी जी के लिए, कि मोदी जी गठबंधन की सरकार कैसे चला पाएंगे। गोदी मीडिया ये कहता है कि मोदी जी ने तो जब एक संगठन में काम करते थे तो बहुत गठबंधन की सरकारों के साथ काम किया है, मोदी जी को बहुत अनुभव है गठबंधन की सरकार चलाने का। लेकिन बात यहाँ पर अनुभव की नहीं है, बात यहाँ पर व्यक्तित्व की है। क्या मोदी जी का ऐसा व्यक्तित्व है कि वो सत्ता शेयर कर सके, पावर शेयर कर सके, ताकत शेयर कर सके? ये सवाल जब नसरुद्दीन शाह से करण थापर ने पूछा तो उन्होंने कहा, मैं मोदी के सबसे बड़े घटक दल जेडीयू टीडीपी से उम्मीद करता हूं कि वो मोदी के बयानों को थोड़ा नर्म बनाएं। जो भाषण उन्होंने दिए वो हैरान करने वाले थे। सत्ता किसी के साथ बांटना मोदी के लिए कड़वी दवा निकलने जैसा होगा। उन्हें यह तय करना होगा कि वो देश की सेवा करना चाहते हैं या देश पर राज करना चाहते हैं। मोदी ये मान चुके थे कि वो जिंदगी भर के लिए प्रधानमंत्री बने रहेंगे। वो मानते थे कि वो हमेशा सही हैं और रहेंगे। मोदी ने अपने बचपन की कहानियां सुनाकर अपने आगे एक करिश्मा रचा।
देश को बताया कि 35 साल तक वो देश में भटकते रहे। किसी ने उनसे ये नहीं पूछा कि देश की सेवा का इतना शौक था तो देश में घूमे क्यों, जवानी में सेना में भर्ती हो जाते। दोस्तों, जो बात नसरुद्दीन शाह ने मजाक में कही वो बात बहुत सीरियस है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे चुनाव में अपने गरीब माँ के बेटे होने का कार्ड खूब चला। लगभग हर इंटरव्यू में पीएम मोदी भावुक हुए। ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं गया जहां मोदी जी रोए नहीं है। हर जगह मोदी जी ने रो रो कर भावुक होकर बताया, मैं गरीब माँ का बेटा यहाँ तक पहुँच गया, इसीलिए इन लोगों को दिक्कत हो रही है। मोदी जी कहते हैं वो नामदार हैं, मैं कामदार हूँ। एबीपी के इंटरव्यू में तो मोदी जी ने तक बता दिया कि बचपन में जब वो थे तो उनको थप्पड़ मार दिया जाता था अगर वो चाय ठंडी लाते थे। तो ये सारी बातें मोदी जी लगातार पिछले कई सालों से दोस्तों लोगों को सुना रहे हैं। पिछले 10 साल से मोदी जी किस तरह से गरीबी से बाहर निकले यही देश सुन रहा है। लेकिन क्या देश इस नैरेटिव को सुनते सुनते अब बोर हो चुका है? क्योंकि किसी भी चीज़ की, किसी भी मुद्दे की, किसी भी बात की एक शेल लाइफ होती है। ये सब जानते हैं कि मोदी जी 22 साल से लगातार इन बड़े पदों पर है। पहले वो मुख्यमंत्री रहे, फिर वो प्रधानमंत्री हुए, 10 साल से पीएम और इतने लंबे टाइम से मुख्यमंत्री। जो शख्स 22 साल से एक राज्य का और फिर एक देश का प्रमुख है, वो अब तक अपनी गरीबी की कहानियां बना बना कर लोगों को बेच रहा है। तो क्या लोगों ने वो बाय किया? नहीं किया ना। उत्तर प्रदेश नहीं दोस्तों, राजस्थान जैसे राज्यों ने लोगों ने अपने मैंडेट में साफ कर दिया कि होंगे आप गरीब घर के बेटे। लेकिन अब आप ये बताइए कि हमारी समस्याओं का समाधान कैसे होगा? आपने बचपन में बहुत संघर्ष देखा, आपको उस पर रोना भी आता है, भावुक भी हो जाते हैं, आप समझ गए बात, इसको हम समझ गए। लेकिन अब आप बताइए रोजगार की बात कब करेंगे? लोगों ने इस तरह से एक सवाल पूछा है ना मोदी जी से। इसके बाद करण थापर ने वो सवाल पूछा दोस्तों जिसका हमने बहुत मजाक उड़ाया। बीच चुनाव में मोदी जी ने अपने आप को भगवान घोषित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। पहले उन्होंने कहा कि वो नॉन बायोलॉजिकल है। रूबिका लियाकत के इंटरव्यू में कहा कि जब तक माँ जिंदा थी तब तक उनको लगता था, माँ के जाने के बाद उनको एहसास होता है कि वो नॉन बायोलॉजिकल है और परमात्मा ने उन्हें किसी विशेष काम के लिए भेजा है। बाद में एनडीटीवी के इंटरव्यू में तो उन्होंने खुद को अविनाशी घोषित कर दिया। वाह, अविनाशी, हमारे परमात्मा के बराबर अपने आप को रख दिया। इस पर हम बहुत हंसे, लेकिन एक बहुत सीरियस एलिमेंट है कि एक नेता जो देश चलाने की जिम्मेदारी इसके कंधों पर है, वो अपने आप को परमात्मा का विशेष दूत या अवतार घोषित कर रहा है। इस पर नसरुद्दीन शाह ने कहा, मैं बहुत हैरान नहीं था, वो उसी दिशा में जा रहे थे, वो खुद को एक आध्यात्म गुरु की तरह पेश कर रहे थे। ऐसी बात सुनकर किसी भी भारतीय को डरना चाहिए। ऐसे किसी के भी हाथ में सत्ता जाना खतरनाक है। दोस्तों, जो बात नसरुद्दीन शाह कह रहे हैं वो एक बहुत ही लॉजिकल बात है, क्योंकि एक नेता जब तक खुद को नेता मानता है तब तक तो ठीक है, जिस दिन वो अपने आप को परमात्मा मान रहा है तब तो बहुत दिक्कत है। हालांकि चुनाव में बीजेपी की जुगत हुई, उसके बाद वापस से मोदी जी अपने आप को बायोलॉजिकल मानने लगे होंगे, लेकिन उसके आप परिणाम देख लीजिए ना। अयोध्या में बीजेपी हारी तो अयोध्या वासियों को कैसे गालियां पड़ रही हैं। आप पूरा सोशल मीडिया उठा लीजिए, सारे मीम अयोध्या वासियों के खिलाफ है। पूरा सोशल मीडिया उठा लीजिए, सारे मीम यूपी वालों के खिलाफ है। मीम इस तरह के बन रहे हैं कि इतने मुश्किल वक्त में अगर किसी को होना है तो वो एमपी होए, यूपी क्यों हुए? क्यों? क्योंकि यूपी ने बीजेपी को उसकी राजनीतिक हैसियत बता दी, यूपी ने बीजेपी को उसका आईना दिखा दिया। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जब नेता खुद को परमात्मा घोषित कर देता है तो जनता के फैसले पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, जो कि अब हो रहे हैं। आप देखिए ना, तमाम ऐसे आईटी सेल में लोग हैं जो भर भर कर अयोध्या वासी को कितनी गालियां पड़ रही हैं। यहाँ तक कह दिया जा रहा है कि आप जाइए राम मंदिर में दर्शन करने, लेकिन अयोध्या वासियों से कुछ खरीदिए मत। बड़े बड़े संत महापुरुष लोग हैं जो कह रहे हैं कि अयोध्या वासी जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट किया और वो मंथरा बुद्धि के हैं, मंथरा वाली बुद्धि है उनमें। कोई ये नहीं पूछ रहा कि अयोध्या ने बीजेपी के खिलाफ क्यों वोट किया। कोई ये नहीं पूछ रहा कि अयोध्या मंडल की जितनी सीटें हैं वहां पर बीजेपी का सफाया क्यों हो गया, उत्तर प्रदेश की बाकी हिस्सों में बीजेपी का सफाया क्यों हो गया, इतना खराब प्रशासन बीजेपी ने वहां क्यों चलाया, इतना खराब चुनाव वहां पर बीजेपी ने क्यों लड़ा। इस पर बात नहीं हो रही है। लेकिन अब बात किस पर हो रही है? क्यों? कि जनता कितना गलत मैंडेट दे रही है, जनता कितना गलत फैसला दे रही है। ये तभी होता है दोस्तों जब नेता अपने आप को भगवान घोषित कर देता है। और यही बात नसरुद्दीन शाह ने अपनी इस इंटरव्यू में कही, इससे खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई नेता अपने जीते जी खुद को परमात्मा और अविनाशी कह दे, ये बहुत खतरनाक है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।